हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वी विल डिस्कस द न्यूक्लियस, राइट। तो अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियस पढ़। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियस, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ये तो लोगों को पता ही है। लोग इसको न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। इंपॉर्टेंट है, बेसिक डाइज जैसे एसिटोकार्बीन, यहाँ पे इसका ये मतलब है, जब हम लोगों को न्यूक्लियस की स्टडी करनी है, न्यूक्लियस को अगर हम लोग स्टडी करना तो माइक्रोस्कोप में देखना होगा। तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा ही नहीं, तो उससे पहले कलर स्टेन करना होगा, राइट। तो स्टेन करना है तो उसको बेसिक डाइज से स्टेन करते हैं। तो बेसिक डाइज जैसे एसिटोकार्बीन या नीली। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय ओनली बेसिक डाइज। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक डाइज, यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेसिक डाइज से, ठीक है। अच्छा, जो न्यूक्लियस बेसिक डाइज से स्टेन होता है क्योंकि उसके अंदर क्रोमैटिन होता है। यहां पे हम देख देते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन, CHROMATIN, उसके अंदर होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, राइट। थोड़ा याद रखेंगे कि न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज बिकॉज इट कंटेन्स क्रोमैटिन मटेरियल। It contains chromatin, CHROMATIN. It contains chromatin, यहाँ पे भी लिख देते हैं chromatin, because it contains chromatin which is stained by the basic dyes. और chromatin को डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल, डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल। सेल को कंट्रोल करता है, सेल को डायरेक्ट, मतलब सेल का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सेल में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्रोथ और हेरिडिटी सेंटर भी न्यूक्लियस ही है। तो ये पूरा सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए बोला गया इट इज द डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं एक बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ये हमें मिलता है यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। और यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, लेकिन कहां नहीं मिलता है, ये हमें जाइलम वेसल्स में नहीं मिलता है, जाइलम वेसल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। ये फ्लोएम में सीव ट्यूब्स में नहीं मिलता, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स में नहीं मिलता, राइट। ये मैच्योर आरबीसी में नहीं मिलता, मैच्योर आरबीसी में भी एब्सेंट होता है। तो इन सब जगह जाइलम वेसल्स में नहीं मिलता, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स में नहीं मिलता और मैच्योर आरबीसी में भी नहीं मिलता, और यूकैरियोट्स में मिलता है ये। तो यूकैरियोटिक सेल में होगा, क्यों यूकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, जाइलम वेसल्स में नहीं मिलेगा, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स में नहीं मिलेगा, मैच्योर आरबीसी में भी नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोट्स में तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मिलते ही हैं, और न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो न्यूक्लियस के अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, राइट। तो प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन वाले कोई सेल ऑर्गेनेल होते ही नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है, प्रोक्रोमोसोम होता है, ये उसको जीनोफोर बोलते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक सेल में कहां नहीं मिलता, वेसल्स में, जाइलम वेसल्स में, फ्लोएम में, सीव ट्यूब्स में और मैच्योर आरबीसी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो और आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इस बात को। जनरली जो न्यूक्लियस होता है ना, एक यूकैरियोटिक सेल में एक ही होगा, वन सेल कंटेन्स वन न्यूक्लियस। तो जनरली ऐसे ही होता है,
ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जगह ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन सम सेल्स न्यूक्लियस मे बी मोर देन वन। तो कुछ सेल्स में ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिंकाइटियम और सीनोसिटिक ठीक है, और सीनोसिटिक। तो न्यूक्लियस हमें पता है कि एक सेल में एक ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ठीक है, तो टैपेटम सेल्स होते हैं हमारे, राइट, टैपेटम सेल्स एंथर में होते हैं। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंकाइटियम और सीनोसिटिक, ठीक है, उसको हम सीनोसिटिक बोलेंगे या सिंकाइटियम, ठीक है। ये बात हो, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज द हेरिडिटी सेंटर ऑफ द सेल, हेरिडिटी सेंटर ऑफ द सेल का हमारा हेरिडिटी सेंटर है, ठीक है, न्यूक्लियस हेरिडिटी सेंटर है। ये ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज द हेरिडिटी सेंटर ऑफ द सेल। हेरिडिटी सेंटर ऑफ द सेल है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, राइट। तो न्यूक्लियस एक हेरिडिटी सेंटर है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हैमरलिंग ने, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं एक बार। न्यूक्लियस इज द हेरिडिटी सेंटर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस एक हेरिडिटी सेंटर होता है सेल का, सेंटर ऑफ सेल, ऐसा बोला था किसने, हैमरलिंग ने। हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, किस पे कंडक्ट किया था, एसिटाबुलारिया पे। एसिटाबुलारिया इज अ लार्जेस्ट सिंगल प्लांट सेल। ये एक्चुअली ग्रीन एल्गा है, ये ग्रीन एल्गा है, राइट। तो हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक हेरिडिटी सेंटर है सेल का, ठीक है। और किस ऑर्गेनिज्म पे कंडक्ट किया था ये एक्सपेरिमेंट, ये कंडक्ट किया गया था एसिटाबुलारिया पे। तो एसिटाबुलारिया है लार्जेस्ट सिंगल प्लांट सेल है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। लार्जेस्ट सिंगल प्लांट सेल है और ये एक ग्रीन एल्गा है, यूनिसेलुलर, एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो यूनिसेलुलर है, लार्जेस्ट सिंगल सेल प्लांट सेल और ग्रीन एल्गा है, एसिटाबुलारिया। तो एक्सपेरिमेंट क्या था एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बना लेते हैं, जैसे ये एसिटाबुलारिया मेडिटेराना है, ठीक है। ये इसके राइजोइड्स हैं, ये इसका स्टाइल है जिसको स्टॉक बोलते हैं, ये क्राउन है और राइजोइड्स का न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एसिटाबुलारिया है, मेडिटेराना, ये इसके राइजोइड्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट्स तो अभी नहीं है एल्गा में, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्टाइल है स्टॉक और ये इसका क्राउन है। न्यूक्लियस कहां पे है, राइजोइड्स में, ठीक है। एक ये है, ये न्यूक्लियस, ये भी राइजोइड्स है, ये राइजोइड्स, ठीक है, ये स्टाइल है और ये क्राउन है, ये स्टाइल है और ये क्राउन है, और इसका नाम है एसिटाबुलारिया क्रिनुलाटा, ठीक है। तो उन्होंने ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है देखना है, यहाँ पे ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो क्या था, उन्होंने जो राइजोइड्स, ये न्यूक्लियस है, ये तो मुझे पता है, राइजोइड्स में इसके क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो उन्होंने ग्राफ्टिंग में क्या किया, जो राइजोइड्स थे ना,
राइजोइड्स लेंगे क्रूनाटा के, तो राइजोइड्स तो न्यूक्लियस भी आ गया। और ये जो स्टाइल था, यहां से स्टाइल और क्राउन स्टाइल को कट कर स्टाइल एरिया मेडिटेराना का ब्लैक से बना देते हैं। तो ये जो रेड से बनाया, तो ये राइजोइड्स हैं। ये राइजोइड्स किससे लिए गए हैं? ये राइजोइड्स इससे लिए, ठीक है। ये स्टाइल जो ब्लैक से बनाया है, ब्लैक कलर से, ये जो स्टाइल ब्लैक कलर से बनाया है, तो स्टाइल किसका है? मेडिटेराना का। तो अब न्यूक्लियस राइजोइड्स थे, तो उन्होंने देखा जो क्राउन आया है यहाँ पर, क्राउन को ग्राफ नहीं किया था, ग्राफ किसको किया? राइजोइड्स का स्टाइल को राइजोइड्स लिया क्रूनाटा का और स्टाइल लिया मेडिटेराना का। तो अब देखा उन्होंने जो क्राउन आया वो क्राउन किसका आ गया? क्राउन आ गया क्रूनाटा का। तो भाई न्यूक्लियस एक हेरिडिटी सेंटर है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में डायरेक्टर कंट्रोलर है, तो न्यूक्लियस ने इंफॉर्मेशन दिया, हेरिडिटी सेंटर भी है और इंफॉर्मेशन दिया, तो उसने जो क्राउन बनाया किसका बनाया? जिसका राइजोइड्स था, क्योंकि राइजोइड्स से न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि न्यूक्लियस इज द हेरिडिटी सेंटर ऑफ द सेल। उन्होंने क्या काम किया? फटाफट से देखते हैं। एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग ने, मटेरियल था एसिटाइलबुलारियम, लार्जेस्ट सिंगल प्लांट से यूनिसेलुलर होता है, ग्रीन एनर्जी है। तो एसिटाइलबुलारियम मेडिटेराना लिया, ये राइजोइड स्टाइल क्राउन, न्यूक्लियस राइजोइड्स पे होते हैं। एसिटाइलबुलारियम क्रूनाटा का स्ट्रक्चर ग्राफिंग एक्सपेरिमेंट किया, राइजोइड्स लिए इस वाले के क्रूनाटा के, स्टाइल लिया मेडिटेराना का, और थोड़ी बार देखा जो क्राउन आया वो इसी का आया। क्यों आया होगा ऐसा? क्योंकि राइजोइड्स को न्यूक्लियस है, इसने इंफॉर्मेशन दिया, क्राउन बना दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है, तो हम लोगों ने ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है। जो कि हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था हैमरलिंग ने कि जो हेरिडिटी सेंटर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। उसको प्रूव करा उन्होंने बाय यूजिंग द एसिटाइलबुलारियम, राइट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ ऐसे, जैसे पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम, तो पैरामीशियम तो हम लोगों को पता है प्रोटिस्टा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम, जो किंगडम डायरेक्टली पढ़ेंगे। तो पैरामीशियम में डायकैरियोटिक न्यूक्लियस मिलते हैं, डायकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कैरियो का मतलब, अगर वर्ड कैरियो है तो कैरियो वर्ड जहां भी आएगा उस कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके अंदर दो न्यूक्लियस मिलते हैं पैरामीशियम में, 2। एक बड़ा होता है लार्जर, जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, एक छोटा होता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। तो पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस मिलते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जैसे सिनोसिटिक और सिंकाइडियम स्ट्रक्चर हमने देखे थे, सिनोसिटिक में एक से ज्यादा और सिंकाइडियम भी। तो अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो तो सिनोसिटिक और सिंकाइडियम बोलते हैं, लेकिन पैरामीशियम में भी कितने मिलते हैं? 2 न्यूक्लियस, तो इसलिए उसको डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, डायकैरियोटिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में, तो हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरफेस का पढ़ने जा रहे हैं। इंटरफेस, तो इंटरफेस एक ऐसी स्टेज है सेल साइकिल की जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता, सेल डज नॉट डिवाइड्स, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन सेल ग्रो कर रहा है, डज नॉट डिवाइड्स, लेकिन सेल ग्रो करता है स्टेज में, ठीक है, सेल ग्रोथ, ठीक है। तो इंटरफेस एक ऐसी स्टेज होती है सेल साइकिल की, हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में। सेल साइकिल की एक ऐसी स्टेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता है लेकिन सेल ग्रो करता है, राइट। तो अगर देखिए हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इंटरफेस का पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या मिलेगा हमें? इसमें न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इसको हम लोग कैरियोथीका भी बोलते हैं, कैरियोथीका। तो ये जो कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए है, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ेंगे हम, इसको हम कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं या कैरियो या फिर कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्रोमैटिन, हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस। तो ये पार्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो इंटरफेस है, ये 4 पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो बनाया हमने ये इस आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके जो अंदर बना रहे हैं हम लोग ये जो अंदर बनाएंगे दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस का नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है 10 to 50 नैनोमीटर होता है। इसको थोड़ा याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का डेटा है। 10 to 50 नैनोमीटर स्पेस होता है, ठीक है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द ईआर, हम लोगों ने पढ़ा था। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द ईआर। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद ईआर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ईआर में। तो ये ईआर है, आउटर मेम्ब्रेन से ईआर निकलते हैं और ईआर पे राइबोसोम्स बाइंड होते हैं। आरईआर पे राइबोसोम्स होते हैं ना, तो ये जो बनाए ये राइबोसोम्स बनाए हम लोगों ने। ये जो है ये ईआर है, दिस इज ईआर। राइबोसोम्स बाइंड होते हैं बाय राइबोफोरेट प्रोटीन 1 and 2, राइबोफोरेट 1 and राइबोफोरेट 2 डिस्कस किया था हमने। तो दिस आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द ईआर, राइट। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें कई कई जगह न्यूक्लियोपोर होते हैं, इसमें कई जगह बीच बीच में न्यूक्लियोपोर होते हैं। तो ये जो बनाए दिस इज न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स। तो ये न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स है। तो ये न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं। बाहर तो साइटोप्लाज्म होगा ना, ये तो साइटोप्लाज्म है। तो सब्सटेंस को न्यूक्लियस से बाहर आना है तो किसके थ्रू आएगा, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। या फिर साइटोप्लाज्म से अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो वो भी किसके थ्रू जाएंगे, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के। तो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट है, द सब्सटेंसेस कैन गो इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स का काम करता है, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक फ्लो को मेंटेन रखता है। तो न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है, इट मेंटेन्स न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक फ्लो। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज कराता है सब्सटेंसेस का, जैसे प्रोटीन्स और आरएनए, ठीक है। तो आरएनए प्रोटीन न्यूक्लियस से बाहर जा सकते हैं और कुछ प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी आ सकते हैं, किसके थ्रू, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो अगर देखें न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, किससे बना होता है, तो मैं यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स को थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे यहाँ पे। इसमें एक सिलेंड्रिकल प्रोटीन होती है सेंटर पे, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय द 8, ठीक है। ये जो सेंटर पे प्रोटीन होती है, इसके सेंटर पे, इस प्रोटीन का नाम होता है एन्युलिन, या फिर इसको ब्लेब भी बोलते हैं, BLEB। और ये जो पेरिफेरी पे बनाई हमने 8 प्रोटीन्स, ऑक्टागोनल होती हैं 8 प्रोटीन्स, इनका नाम होता है एन्युलस, ठीक है, ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल, राइट। तो ये पूरा न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स जो हमने बनाया, इसमें क्या होता है, इसके सेंटर पे प्रोटीन होगा सिलेंड्रिकल, जिसका नाम क्या है, ब्लेब। और इसके सराउंडिंग में 8 ऑक्टागोनल 8 प्रोटीन्स होती हैं, डिस्क शेप की होती हैं, डिस्कॉइड डिस्क शेप की होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं एन्युलस। तो ये पूरा का पूरा क्या आता है, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स। ऐसे सारे न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स में ये प्रोटीन्स होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। फिर प्रोटीन्स के नाम हमने अभी डिस्कस कर लिए। इट हेल्प्स इन टू मेंटेन द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक फ्लो, मतलब न्यूक्लियस से बाहर सब्सटेंस जा सकते हैं
साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं किसके थ्रू, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, राइट। इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर, ये पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है, क्रोमैटिन, दिस इज क्रोमैटिन, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे और क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखेंगे। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इनर मेम्ब्रेन के नीचे न्यूक्लियर लैमिना मिलती है। मैं यहाँ लिख देता हूं, क्या मिलती है, न्यूक्लियर लैमिना। ये कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, साइटोस्केलेटन में। तो न्यूक्लियर लैमिना जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर नीचे मिलती है, एंड इट इज नथिंग, इट इज अ इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमने साइटोस्केलेटन में डिस्कस किया था। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देखा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है कंटिन्यूअस विद द ईआर और उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितना होता है, 10 to 50 नैनोमीटर। इसके अंदर ये फिलामेंट है, ये क्रोमैटिन और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, ये मिलाकर बनाती है न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स। तो न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आता है कि आउटर मेम्ब्रेन से बनते हैं या इनर मेम्ब्रेन से या बाय बोथ। तो हम ये करेंगे कि न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स इज मेड बाय द बोथ मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर, ठीक है। बट ईआर इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ओनली। तो ये हमारा न्यूक्लियर एनोडा पूरा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक न्यूक्लियर सैक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक न्यूक्लियर सैक, न्यूक्लियोप्लाज्म तो एक न्यूक्लियर सैक है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है। तो मैट्रिक्स है न्यूक्लियस का, मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स है। इसके अंदर कुछ कोलाइडल सब्सटेंसेस होंगे, जैसे कि एंजाइम्स होंगे इसके अंदर एटीपी और एक्सेट्रा, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, सब होगा, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमैटिन होगा, और क्या होगा, न्यूक्लियोलस। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन एक फाइबर है, ठीक है। क्रोमैटिन क्या एक फाइबर है, लाइक दिस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। बहुत लूज स्ट्रक्चर है, बहुत लूज है, ठीक है, धागे की तरह है, बहुत लूज है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर है। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स ही है, हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, डिस्कस करेंगे बाद में। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से तो डीएनए कॉइल हो जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन को स्टेबल रहता है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये जो फिलामेंट है क्रोमैटिन किसका बना है, डीएनए और हिस्टोन का ही है एक्चुअली। और जब सेल डिवाइड करता है ना, जब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो क्रोमैटिन जो होता है कंडेंस हो जाता है। तो ये अगर कंडेंस हो गया, क्रोमैटिन अगर कंडेंस हो गया, तो कंडेंस होने के बाद क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। तो हमारा जो हेरिडिटी सेंटर बोलते हैं न्यूक्लियस को, तो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन क्रोमैटिन स्टोर करता है, और क्रोमैटिन भी कंडेंस करके क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमैटिन क्या धागा है, फाइबर है, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये क्रोमैटिन है, ठीक है। तो क्रोमैटिन हमें यहाँ पे दो टाइप का पढ़ना है, जो मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसको रख कर देते हैं एक बार। क्रोमैटिन एक होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है यूक्रोमैटिन, और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। तो जो यूक्रोमैटिन होता है, इट इज जेनेटिकली एक्टिव होता है, ये जेनेटिकली एक्टिव, मतलब बोलते हैं इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, डीएनए से आरएनए बनाता है ये,
इसका मतलब डीएनए से आरएनए को बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो जो यूक्रोमैटिन होता है, यूक्रोमैटिन डीएनए से आरएनए बना सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। बट हेटेरोक्रोमैटिन डज नॉट फॉर्म, डीएनए से ये आरएनए को नहीं बना पाता, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है, ये जो यूक्रोमैटिन होता है अगर उसको स्टेन करें बेसिक डाई से, तो ये जो होता है लाइटली स्टेन होता है, लाइटली स्टेन। लेकिन ये कैसे स्टेन होता है, डार्कली स्टेन, ये डार्कली स्टेन होता है। ठीक है, ये जो यूक्रोमैटिन होता है ये लूजली हिस्टोन प्रोटीन्स कम होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स का नंबर यहाँ पे कम होता है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का नंबर ज्यादा होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन अगर कम है तो पॉजिटिव चार्ज कम है, तो नेगेटिव चार्ज पे कम कॉइल्ड होगा। ठीक है, तो ये बहुत लूजली बाउंड होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा है तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ही ज्यादा डेंसली बाउंड होगा, तो ये टाइटली, ये डेंसली पैक्ड, टाइटली या फिर बोलते हैं डेंसली पैक्ड होगा, ये डेंसली पैक्ड। तो ये डिफरेंस है कुछ यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन का। तो अब ये पूरा हेटेरोक्रोमैटिन हो गया, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट जो पढ़ना है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस के बारे में बात करें तो कहां मिलेगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होता है किसके साथ, न्यूक्लियोप्लास्ट के साथ। इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन, बट राइबोसोम्स की फैक्ट्री कौन होते हैं, ये न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम्स का बोल सकते हैं कि असेंबली, डिसअसेंबली, या बोल सकते हैं कि राइबोसोम्स यहाँ ही बनते हैं, कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस में, राइट। तो न्यूक्लियोलस आर द फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम्स, प्लस ये राइबोसोमल आरएनए भी बनाते हैं कुछ। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होते हैं, जैसे क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, ये न्यूक्लियोलस है। जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल देते हैं, आगे डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम में, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस इज अटैच्ड विद द क्रोमोसोम्स बाय NOR। तो NOR इज अ न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ये कहां होगा, क्रोमोसोम में होगा, और इसी से अटैच होते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो सेल्स ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वहां पे न्यूक्लियोलस लार्जर होते हैं और मोर। तो इसको याद रखेंगे, द सेल्स व्हिच आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट सेल कंटेन्स मोर न्यूमरस एंड लार्जर न्यूक्लियोलस। ये थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोलस फिनिश हो गया, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट इज क्रोमोसोम्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोगों का न्यूक्लियस खत्म हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस द क्रोमोसोम्स। थैंक यू सो मच।